की बात कर ली थी। जीरियाट्रिक केयर के साथ साथ हमारी बात अल्जाइमर्स डिसीज के विषय में भी हो चुकी थी। उसके बाद आगे चलते हुए हमारी चर्चा माइग्रेन और टेंशन हेडेक तक भी हो चुकी थी। यहाँ तक में कोई डाउट है? तो आगे चलते हैं वास्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट का मतलब होता है, जिसको हम सहज शब्दों में कहते हैं तो जो पैरालिसिस है, पैरालिसिस का जो अटैक है, वो इसका सरल स्वरूप देखा जाता है। तो तो कुल मिला के हम जो बात करते हैं कि हमारे ब्रेन को सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में सहज शब्दों में समझने के लिए तो ब्रेन को ब्लड पहुंचाने वाली, सेरेब्रोवास्कुलर का मतलब होता है सेरेब्रम को ब्लड पहुंचाने वाली, वास्कुलर माने जो वेसल्स हैं उसमें कुछ दिक्कत होना, और पहले हम पैरालिसिस कहते थे, आज उसके लिए एक और अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं लोग, स्ट्रोक। आप लोग कॉमन एडवर्टाइज में भी सुनते होंगे कि स्ट्रोक के लिए हमारे पास पहले आए, स्ट्रोक की इलाज एक्स हॉस्पिटल में अच्छा होता है, स्ट्रोक के स्पेशलिस्ट यहाँ अच्छे हैं, यहाँ अच्छे हैं। तो ये बातें जो हैं वो रहती हैं।
ये स्ट्रोक होना माने सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होने का मतलब है कि ब्रेन के टिपिकल पार्ट में ब्रेन और ऑक्सीजन, ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई, मान ब्लड सप्लाई जैसे कम होती है या बंद होती है, अपने आप ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती है। और ब्रेन एक ऐसा है जो 24/7 उसको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। अगर उसमें कहीं भी दिक्कत आती है तो तो ऑक्सीजन कम मिलने से सेरेब्रम के उस एरिया के सेल जो हैं, ब्रेन शेल हैं, या तो वो डैमेज होते हैं या तो डाई हो जाते हैं, माने मर जाते हैं। और ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो एक मेडिकल इमरजेंसी को क्रिएट करती हैं, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। पहली वजह, ब्लड में अगर क्लॉट आ गया कहीं पर भी, मानो ब्लड कहीं भी जम गया और वो क्लॉट घूमते घूमते ब्रेन की वेसल्स में रुक गया, तो ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट करता है। या कोई कोलेस्ट्रॉल का प्लैक जो है, माने कोलेस्ट्रॉल का छोटा टुकड़ा भी घूमते फिरते कहीं रुक गया ब्रेन के पार्ट में, तो वो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को लीड करता है। और ज़्यादातर केसेस जो हैं वो इस तरह के ही होते हैं जिसमें ब्लड क्लॉट वेसल्स में फंस जाता है। दूसरा विषय है ब्रेन हेमरेज हो जाए, ब्लड को सप्लाई करने वाली जो वेसल्स हैं वो वीक हो जाने से या ओवर प्रेशर हो जाने से, कोई भी वजह से वो टूट जाती हैं। 2 मिनट मुझे देना, 2 मिनट में जुड़ रहा हूँ फिर से।
बात कर रहे थे, वो विषय की एक वजह मैंने आपको बताई कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। दूसरा विषय बताया मैंने आपको कि भाई ब्लड वेसल्स वीक होने से अगर ब्लड हेमरेज हो जाए तो दिक्कत आती है। और इसके अलावा जो विषय है कि कोई एक वजह से टेम्पररी कोई भी वजह से स्पाज्म हो जाए और तो वो फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स जो बंद हो जाता है, अब जब स्ट्रोक आ जाता है तो तो अब ऐसे पेशेंट में जब एक बार स्ट्रोक आ जाता है, पैरालिटिक कंडीशन हो जाती है, तो ऐसे में वो एक साइड काम करना ही बंद छोड़ देती है, हाथ पैर दोनों वीक हो जाते हैं, कई बार बोलने में भी दिक्कत आती है।
अब जब ये स्ट्रोक आया है तब हमें कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं रहती है योग की। और जब तो जब ये विषय है जब स्ट्रोक चल रहा है या स्ट्रोक हो जाने के बाद, उसके बाद तो उसमें हमें कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है और मेडिकल इमरजेंसी में हमारा कोई रोल भी नहीं है। इसके बाद जब 2 3 6 महीने हो जाने के बाद जब पेशेंट धीरे धीरे रिकवर कर रहा है तब हम उसको धीरे धीरे आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अब
3-6 महीने के बाद जब इनको थोड़ा अच्छा होता है, और फिर 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर रहते हुए धीरे धीरे पहले हमें योग निद्रा और ओंकार से शुरुआत करनी चाहिए। विदाउट मुद्रा भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। धीरे धीरे उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए सूक्ष्म व्यायाम की तरफ। धीरे धीरे हाथ पैर को पैसिव मूवमेंट देनी चाहिए। तो उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करवाएंगे और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हो जाने के बाद फिर धीरे धीरे पेशेंट की कंफर्टेबल के हिसाब से प्राणायाम, अनुलोम विलोम और बाकी के आसन जो है वो करवाने चाहिए। अब इसमें
ये सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स में होने वाले डैमेज ज़्यादातर ब्रेन और नर्वाइन डैमेज होते हैं, माने ब्रेन और नर्व्स के साथ जुड़े हुए ये रहते हैं, और उसके रहते हुए फिर मस्कुलर जो है दिक्कत आती है। और धीरे धीरे हम उसमें से रिकवर होते हैं। तो उसकी रिकवरी भी जो है वो बहुत स्लो होती है, डैमेज भी ज़्यादा होता है और रिकवरी भी स्लो होती है। तो ऐसे संदर्भ में धीरे धीरे ही इसका सॉल्यूशन जो होता है तो ये चीज ध्यान में रखकर ही हमें हमारा और पेशेंट दोनों का धैर्य बनाए रखना है, और बाकी रोगों से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट भी इसमें देने की ज़रूरत रहती है। फिर से एक बार याद कर लें तो स्ट्रोक आज के समय में कही जाने वाली बात है। सहज रूप से हम उस जो पैरालिसिस कहते थे, शरीर का आधा अंग काम करना बंद कर देता था, वही यहाँ पर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक लंबे समय तक चलने वाला विषय है, और इसलिए जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाए वैसे वैसे हमें अपने योग के प्लान को आगे बढ़ाना है। तो
तो यही बात है, हमें ध्यान में रखकर इसमें मेडिकल इमरजेंसी और बाकी विषयों को समझकर हमें आगे बढ़ना है। हेतल। સર હમણાં હું એક જગ્યાએ સેમિનારમાં ગઈ હતી ને તે અહીંયા એવો સવાલ પૂછ્યો હતો કે યોગથી તમે જ્યાં સમજાવ્યું ને પેરાલિસિસ વાળું, એમાં કેટલી હદ સુધી તમે બેનિફિટ અથવા તો એ વ્યક્તિને કેટલી હદ સુધી રિકવર કરી શકો, તો એનો જવાબ શું આવે? પેશન્ટ ટુ પેશન્ટ વેરી આવે, ઓકે. કેટલું ડેમેજ થયું છે, હા હા. શેને લીધે ડેમેજ થયું છે, કેટલા સમય સુધી ડેમેજ થયું છે, ઓકે. અને વ્યક્તિનો ઓટો હિલિંગ પાવર કેટલો છે, આ ત્રણેય વસ્તુ પર ડિપેન્ડ કરે છે. ઓકે, સમજી. યસ. પલ્લવી. સર આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે લખાયું કે યોગ નિદ્રા અને ઓમકાર ને ભ્રામરી એ પેલા કરાવવાનું, પછી વળી સૂક્ષ્મ ને પછી ફરી પાછું પ્રાણાયામ લેવાનું આપણે? બાકીના પ્રાણાયામ માટે હાથ જ ચાલતા જ નહીં હોય, એટલે ક્રમશઃ પેલા ખાલી યોગ નિદ્રા જ કરાવવાનું છે, એની સાથે ઓમકાર જ કરાવવાનો છે. થોડાક દિવસ જશે એટલે ઓમકારની સાથે પછી ભ્રામરીને જોડવાની છે. ઓકે. સ્ટેપ વાઇઝ જેમ જેમ એનો પ્રોગ્રેસ થતો જાય એમ પછી એનામાં એક એક વસ્તુ એડ કરવાની છે, પછી સૂક્ષ્મ એડ કરવાની છે. હાથ પગ હાલતા જ નહીં હોય તો કરશું કેમ? હા, હમણાં મારા બાજુમાં જ રહે છે, એમને એજ પ્રોબ્લેમ થયો છે. એમને 30 મે થી એમને સ્ટ્રોક આવેલો, ત્યારથી હમ એડમિટ છે, હજી હોસ્પિટલમાં જ છે હજી. હમ હમ જે દિવસે થયું તે દિવસે જ એમને પેલું ન્યુરોસર્જન ને મળી ગયા એટલે એનું ઓપરેશન ને થઈ ગયું. પછી એમાંથી બરાબર ભાનમાં આવે કરે બધું પતી ગયું તો એમને ફીટ આવી, હમ એટલે પછી એ ફીટ ને કંટ્રોલ કરવા માટે એમને કઈક પેલા આપણે ઇન્જેક્શન આપે ને કઈક બેભાન કરવાના એવું કઈક, હમ એક 5 દિવસ એ ચાલે અને પછી એ કોમામાં જતા રહ્યા. તો એ કેટલો ટાઈમ સુધી હતા ને હવે હમણાં 15 દિવસ થઈ જરાક પાછા વળી આવી ગયા છે કોમામાંથી બહાર. હમ પણ હજી કઈ ઓછું છે રિકવર. એક સાઈડ એમને બી પેરાલાઇઝ થઈ ગયું છે એક સાઈડ. એટલે તો ડેમેજ કેટલું છે, કેટલું રિકવર થાય છે, કેટલું ઝડપથી કરો છો, બહાર નીકળો છો એના પર ડિપેન્ડ કરે છે આ બધું તો. ઓકે. વૈશાલી. હા સર. સર મારા પપ્પાને પણ આ જ પ્રોબ્લેમ છે, એટલે મારે એ પૂછવું હતું કે આમાં આયુર્વેદ શું આમાં કામ કરી શકે? એટલે આ વિષય જે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ યોગની છે, એટલે આયુર્વેદનો કોઈ વિષય આવતો નથી, એટલે આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ કે એ વિષય જ આમાં આવતો નથી પહેલી વસ્તુ. પણ પર્સનલ ક્વેશ્ચન છે એટલે એવું કહી શકાય કે પંચકર્મ જે છે આયુર્વેદમાં જ્યારે પંચકર્મ કરાવો પ્રોપરલી લાંબા સમય સુધી તો આની રિકવરી એક સર્ટેન લેવલ સુધી આવવાના ચાન્સીસ રહે. હા સર. પંચકર્મનો બેસ્ટ ઉપાય છે. ઓકે સર. થેન્ક યુ સર. બાકી રવિવારે તમારા પ્રેક્ટિકલ હશે ઓનલાઈન, થિયરી ક્લાસ નહીં હોય. મોટે ભાગે મારી સાથે થિયરી તમારી નેક્સ્ટ વીક જ થશે. હવે એક જ સેક્શનનો મોટે ભાગે ક્લાસ થશે, એટલે કાલે જો લગભગ તો રિવિઝનનો ક્લાસ કોઈનો નહીં હોય. હું મૂકી આપીશ, પણ એ મને 2 વાગે જ ખબર પડશે, 2:45 જ હું લઈ શકીશ કે કેમ. એટલે જો 1 કલાક સમય હશે તો કાલે લઈશ, જે છે એટલે 2 કલાક જેવો સમય લાગશે આપણે, પણ એ આપણે નેક્સ્ટ વીકમાં જ ભણવાનું થશે. બરાબર.
તો એટેન્ડન્સ માટે બધા તૈયાર થઈ જશે. એક, Yes, sir. Present. બે, Yes, sir. ત્રણ, Yes, sir. ચાર, Yes, sir. પાંચ, પાંચ, છ, Yes, sir. સાત, યસ સર. 8, યસ સર.